मोहल्ले की रामलीला में अभिनय करने वाले यशराज शर्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनय का ये मंच उनका मुकद्दर बन जाएगा और वे इस रंगमंच की दुनिया के एक कामयाब अदाकार। हिमाचल प्रदेश की मंडी से अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त यशराज शर्मा आज एक कुशल अभिनेता एवं समर्पित रंगकर्मी हैं। अपने पहले नाटक टोबा टेक्सिंग से लेकर शाहजहां बनने तक कैसा रहा इनका सफर, आइए विश्व रंगमंच दिवस के इस खास मौके पर जानते हैं खुद यशराज शर्मा से। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर यशराज शर्मा फ्रॉम भिवानी, हरियाणा। यश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक। आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और बरसों बाद आज आपको देखा है इस तरह से रूबरू। और ये मौका इसलिए आया दादा कि वर्ल्ड थिएटर डे आ रहा है 27 मार्च को। और आपको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कॉलेज के टाइम से कहीं ना कहीं हमारी जड़ें वहां से शुरू होती हैं जब हमने यूथ फेस्टिवल स्टार्ट किया। और यूथ फेस्टिवल से होते होते जब हम अपनी अपनी जिंदगियों में मशरूफ हो गए, लेकिन वो थिएटर हमारी रगों से नहीं निकला। हम रंगमंच के होके रह गए और रंगमंच ने हमारी जिंदगियों में घर कर लिया। और ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रंगमंच को अपनी रोजी रोटी भी बनाया और उसी रंगमंच के जरिए आज वो अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं और पूरी दुनिया में वो बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। और उन्हीं सब लोगों में से एक आप हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे दादा यश राज, जिनको हम यश भाई कहते हैं बड़े प्यार से। और मुझे याद है मैंने अपना पहला नाटक कुमार स्वामी आप ही के निर्देशन में किया था और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। तो यश भाई, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि ये थिएटर की जिंदगी एक आम जिंदगी से किस तरह से अलहदा होती है, या किस तरह से अलग होती है, या फिर अलग नहीं भी होती है तो क्यों खास होती है थिएटर के लोगों की जिंदगी? देखिए, थिएटर जो हम करते हैं, रंगमंच जब हम करते हैं, तो बेसिकली इसमें हम एक एंटरटेनमेंट को प्रेजेंट करते हैं और लिटरेचर को प्रेजेंट करते हैं। चाहे उसमें हम हरिशंकर परसाई का व्यंग कर रहे हो तो एक अलग किस्म का हास्य होता है, या हम कोई सीरियस नाटक कर रहे हो तो एक अलग तरीके का जीवन उसमें हमें जीने को मिलता है। तो बहुत सारा हमें जीवन का अनुभव जो है रंगमंच के जरिए, अभिनय के जरिए, साहित्य के जरिए होता रहता है। उसका रसपान हम निरंतर करते रहते हैं। अब अपने आप को छोड़कर हम दूसरी जिंदगियों के बारे में भी जानते हैं, इंसानियत के बारे में जानते हैं और लोगों के बारे में जानते हैं, अलग अलग किरदार करके, अलग अलग किरदार के जरिए, साहित्य के जरिए। तो ये रंगमंच की एक अनूठी चीज है और इसीलिए ये रंगमंच जो है ये हमें दूसरी दुनिया से पृथक करता है, थोड़ा सा अलग करता है तो हम भी इंसान, लेकिन एक आदमी जो सिर्फ एक दुकान पे गया, आया, उसने अपना सामान बेचा, लौट कर घर पे आया और अपना सो गया। जीवन में क्रिएटिविटी बड़ी जरूरी है। जीवन में क्रिएटिविटी का होना बड़ा जरूरी है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन रंगमंच में तो आने के बाद जो है आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो अलग है, जो आपका सोच का स्तर है वो अलग हो जाता है, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो चेंज होता है। तो इसलिए जो है थिएटर आम जनसाधारण से थोड़ा सा अलग कर देता है। ये दुनिया बड़ी अलग है। तो वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा पल था, या वो कौन सा साल था, यूं कहे, कि जब आपका तारुफ थिएटर के साथ हुआ? क्या आप जब स्कूल का समय चल रहा था तब से थिएटर के साथ जुड़ गए थे, या घर में हमारे कोई पहले कोई फैमिली मेंबर थिएटर करता रहा, या कॉलेज या स्कूलिंग के दौरान ही थिएटर से आपका तारुफ हुआ? कब आपको ये मौका मिला? मेरा मानना आज भी ये है कि थिएटर की शुरुआत लगभग, हमारे नॉर्थ की बात तो मैं कर रहा हूँ, कि गली मोहल्ले में होने वाली रामलीला से हो जाती है और वो जी। स्कूल का ही पीरियड होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी रामलीलाएं वगैरह होती थी, तो जिसमें हम भी छोटे छोटे पात्र करते थे, और जैसे रावण का पात्र किया, कभी मेघनाथ का किया, तो इस तरीके के पात्र हम करते रहते थे। तो एक मंच पर जाने की एक लालसा रहती थी और बड़ा मजा आता था, लोग अप्रिशिएट करते थे और सब लोग बड़ा खुश होकर के उसको देखते थे। हमें एक नॉर्मल इंसान को देखने के लिए कभी भीड़ इकट्ठी नहीं होती,
लेकिन जब आप मंच पे होते हैं और आप किसी भी तरीके के किरदार में होते हैं, आपको देखने के लिए लोगों का एक समूह होता है, एक भीड़ होती है, आपको एक एप्रिसिएशन मिलता है, तालियों की गड़गड़ाहट आपको एक एप्रिसिएशन देती है, किसी डायलॉग पे सीटी गा जाना या किसी डायलॉग पे, गली मोहल्ले की रामलीला की बात कर रहा हूँ, किसी डायलॉग पे ताली गा जाना, वो बड़ा एक बेहतरीन क्षण होता है। अपने आप में ये लगता है कि पता नहीं हम कौन बन गए हैं यार, हम कौन हैं, तो एक एक्साइटमेंट आती है। तो वो स्कूल के दिनों से ही उसमें रामलीलाओं में जो है ना रोल करना शुरू किया। फिर एक हमारे सर थे रामनाथ खुराना जी, उन्होंने एक नाटक करवाया था हमें दहेज प्रथा के ऊपर स्कूल टाइम में ही। तब पहली बार हमने एक कोई फेस्टिवल था स्कूल लेवल का, उसमें हमने अपना नाटक प्रेजेंट किया था। और स्कूल के बाद फिर कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था, तो समझ लीजिए कि फिर मैंने यूथ फेस्टिवल के लिए एक ऑडिशन दिया था। गुरु डॉक्टर आनंदवर्धन शर्मा जी, वो हम सबके सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं। गुरु, सबके गुरु हैं, हम सबके सब गुरु हैं। सबके गुरु हैं। तो डॉक्टर एवी शर्मा जी ने नाटक में चांस दिया। तो पहले ही साल में नाटक, माइम, हरियाणवी स्किट और जनरल डांस और डेक्लामेशन, संस्कृत भाषण वगैरह बहुत सारी चीजों में ही पार्टिसिपेट उन्होंने करवा दिया। और वहां पहुंचकर तो बिल्कुल ही ऐसा लगा कि एक अलग ही दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, या एक बड़ा अलग खुला सा माहौल लगा। और कोई इतनी, और जब अलग किरदारों को एक अच्छे लेवल पे करना शुरू किया। हमें नाटक करवाने आए थे पहली बार सुनील चिटकारा जी, जो कि हरियाणा की बहुत जानी मानी रंगकर्म की हस्ती हैं और हमारे गुरु हैं और बड़े भाई हैं। और बस यूं समझ सकते हैं कि हमने डायलॉग का पहला शब्द जो बोलना सीखा वो उनसे सीखा। तो जी उनको किसी कारणवश फिर जाना पड़ गया था, उनका कोई शूट आ गया था दरअसल। तो हिसार से फिर रवि चौहान जी आए थे हमें नाटक करवाने के लिए। तो वो भी बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, और वो नाटक हमने किया था सादत हसन मंटो की एक स्टोरी है टोबा टेक सिंह करके। तो जी। वो किया हमने, और वो यूथ फेस्टिवल में रिकमेंड रहा। दूसरे साल भी वही नाटक रहा, तो उसमें बेस्ट एक्टर में रहा था। और तीसरे साल में फिर जलता हुआ रथ। लेकिन इसके साथ साथ थिएटर की और अन्य भी गतिविधियां हमारी साइड बाय साइड चलती रहेगी, जैसे माइम है, वही जो मैंने बताया सब भाषण वाषण है। उसके बाद जब चित्कारा भाई वापस आ गए थे, तो फिर हमने शहर में भी जो है थिएटर अपना किया, कॉमेडी ऑफ टेरर्स किया, और साथ में करते रहे। तो इस तरीके से जी, भिवानी शहर में जो है रंगमंच किया। तो रामलीला से आप शुरू हुए, गली मोहल्लों की रामलीला से आप शुरू हुए, फिर कॉलेज का यूथ फेस्टिवल, सादत हसन मंटो, एवी शर्मा जी, सुनील चित्कारा जी। तो आपने जो गली की रामलीला की, उसमें भी अभिनय होता है, कॉलेज की यूथ फेस्टिवल में भी अभिनय होता है। रामलीला के अभिनय और कॉलेज के फेस्टिवल में जो प्ले आप करते हैं, उस अभिनय में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अभिनय की बहुत सारी शैलियां हैं, नाटकों की बहुत सारी शैलियां हैं। और ये सब जब मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया था, तो वहां जाकर के और विस्तार से मैंने इसको पढ़ा। रामलीला की एक अलग शैली होती है, प्रोसिनियम थिएटर की एक अलग शैली होती है, नुक्कड़ नाटकों की एक अलग शैली होती है, पारसी रंगमंच की एक अलग शैली होती है, शेक्सपियर नाटक की एक अलग शैली होती है, रशियन नाटक की एक अलग शैली होती है, रियलिज्म होता है, या ग्रीक नाटक की एक अलग शैली होती है। जिस तरीके से अलग अलग किरदारों की अलग अलग वेशभूषाएं हो जाती हैं, उसी तरह नाटकों की भी अपनी अपनी शैलियां हैं कि कौन सा नाटक कौन सी शैली में लिखा गया है। तो आप तो जानते ही हैं कि यूपी में जैसे, और सबसे पहले तो हमारा फोक अपनी अपनी शैली, अपने अपने प्रदेश की शैली भी एक होती है। जैसे हरियाणा की स्वांग है, उत्तर प्रदेश की नौटंकी है, या बंगाल की यात्रा है ना। तो या केरला की जो है कथकली है ना, कन्नड़ का यक्षगान है। तो इस तरीके से जो है हर प्रांत का अपना एक साइन है, एक सिग्नेचर है, एक शैली का सिग्नेचर है। तो और जी नाटकों की भी इस तरीके से बहुत सारी शैलियां हैं। जी और आजकल बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं रंगमंच में। नाटकों को जो है अलग अलग शैलियों में खेला जा रहा है। जैसे अंधायुग जैसा नाटक है, उसको बहुत सारी शैलियों में खेला गया है। हम्म। जी और अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत सारी शैलियों में खेला गया है। तो जी ये रंगमंच का एक अभी जो है एक तेजी से होता हुआ एक विस्तार है। और प्रयोगात्मक नाटक अब हो रहे हैं, और प्रयोग शैलियों पर भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है रंगमंच में ये, और हम जी जैसे लोगों को जी मिलता है। जी, शैलियों की बात आपने की, और अभी आपका हाल ही में
हिसार में एक प्रेजेंटेशन आपकी हुई और एक नई चीज, एक नई विधा देखने को हमें मिली जिसको दास्तान कहा जाता है, तो इस पे जरा सा प्रकाश। दास्तान गोई ये अभी जो हम शो कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर पे लिखा है मैंने, एक रिसर्च है मेरी पूरी इस पे, और रिसर्च करने के बाद ही हमने इसको लिखा है। तो ये दास्तान गोई की शैली में हमने रखा है इसको। दास्तान गोई जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि दास्तान कहना, कोई किस्सा सुनाना। अब नाटकों में क्या कि ये एक पात्र बन गया, ये एक पात्र बन गया, ये एक पात्र बन गया। और सिखिज्म में इस चीज की मनाही है कि आप किसी गुरु को या और को किसी पात्र में दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति जो है वो पात्र बन नहीं सकता है। लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस था कि कोई एक ऐसा गुरु जो अपने देश के लिए, जो एक दूसरे धर्म के लिए, जो धर्म उसका नहीं है, जिसको वो नहीं मानता है, उसके लिए अपने सर को कलम करवा दे, अपना बलिदान दे दे, अपनी शहादत कर दे। एक बहुत झंझोड़ देने वाले, मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाले बात थी। तो मैंने इस पर रिसर्च किया और इसको लिखा, सारे तथ्य जुटाए जो एग्जैक्ट हैं, उसमें काल्पनिक कुछ नहीं है। और उसको मैंने थोड़ा सा शायरी में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा कविताओं में कन्वर्ट किया, उसको मतलब मैंने छंदों में कन्वर्ट किया फिर, और फिर इसकी फॉर्म बनाई कि इसको दास्तान गोई में करते हैं। तो दास्तान गोई बहुत वर्षों पहले की जाती थी, राजा महाराजाओं के दरबारों में की जाती थी। तो उसके बाद दास्तान गोई एक किस्सा सुनाना, लेकिन उसका एक लहजा होता है, किस्सा सुनाने का भी एक लहजा होता है। तो वो लहजा बड़ा रोचक होना चाहिए, और मैंने तो इसमें इस लहजे के साथ साथ उसको एक पोएटिक वे भी दे दिया है, ताकि ये बिल्कुल कुछ अलग लगे। मतलब गद्य से हटके इसको पद्य में जो है ना किया है, तो वो कुछ और भी डिफरेंट स्टाइल उसमें निकल के आ गया है। तो ये एक फॉर्म के साथ एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया। दास्तान गोई को मैंने सीधी फ्लैट ना रख करके उसको एक नए तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अभी करीब करीब ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 7 या 8 साल पहले जो है वापस से इसका प्रचलन शुरू हुआ। दिल्ली में कुछ हैं, लखनऊ में कुछ लोग हैं जो दास्तान गोई करते हैं। ये ख्याल कैसे आया आपको कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, थिएटर को मैंने मेरे नजरिए से लिया है। मैं सिर्फ प्रोसिनियम थिएटर में जो है काम करके कि पर्दा खुलेगा, नाटक दिखेगा, जैसा नाटक आम तरीके से चलता है वो हम करते रहे, करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया है, लेकिन मैंने थिएटर को लेकर के फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। जैसे मैं अभी जो है पिछले 13 साल से आगरा में हूँ, आगरा में रंगमंच कर रहा हूँ। तो मेरा ग्रुप है वहाँ, एक रेपेट्री है मेरी, कि जिसमें 70 आर्टिस्ट हैं। और शाहजहां मुमताज की लव स्टोरी को हम लोग जो है एक लाइट एंड साउंड डांस ड्रामा में दिखाते हैं पूरा। तो डायरेक्टर भी मैं हूँ और उसमें जो है ना मेन लीड एक्टर भी मैं हूँ। तो वो हम पिछले 13 सालों से कर रहे हैं, और जो है वो 13 भाषाओं में हमने उसको कन्वर्ट किया है। क्योंकि ये सारा हम जो है, जो भी विदेशी पर्यटक आता है हिंदुस्तान में, तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं कि शाहजहां कौन था, मुमताज कौन थी, क्या इनकी लव स्टोरी थी, और कैसे कैसे ताजमहल जो है ये बना था। इसी तरीके से और एक्सपेरिमेंट इसमें हमने किए कि जब हम भारतीय होकर के अपने भारत का जो कल्चर है उसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए थिएटर के जरिए। तो मैंने उत्सवों को उठाया, जैसे होली अभी आ रहा है, होली एक उत्सव है। इस बार तो कोविड की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। तो वो कैसे मनाया जाता है, वो क्यों होती है, और ब्रिज की नगरी है, ब्रिज में राधा कृष्ण हुए थे, तो उसको भी एक स्टोरी का सेटअप दे करके, लाइनअप दे करके हम आर्टिस्टों के जरिए उनको प्रदर्शन दिखाते हैं, और उनको इस तरीके की हम प्रदर्शन बनाते हैं कि उनको हम धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेते हैं उसके अंदर। मतलब वो प्रोसिनियम स्टेज नहीं कि यहाँ से पर्दा खुला, पर्दे के अंदर मंच पे ही एक अभिनेता है और नाटक खत्म और ये पर्दा बंद। यहाँ अभिनेता बाहर निकल के आएगा, ऑडियंस से इंटरेक्शन करेगा। उसको देखिए, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, हम उसको म्यूजिकली करते हैं, और उसके साथ हम उसको इन्वॉल्व करके और इस तरीके से उनको अपना कल्चर भी समझाते हैं, उसके बारे में बताते हैं आर्ट के जरिए ही। तो एक थिएटर का एक्सपेरिमेंट मैंने ये भी किया। तो इस तरीके से अलग अलग करने की, एक बार मैंने इंडियन क्लासिकल फॉर्म को लेकर के किया था, जिसमें 6-7 फॉर्म्स को मैं 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट करता था। कथकली, कथक और भरतनाट्यम, मणिपुरी, और 2-3 फॉर्म्स और थी, ओडिसी। तो और सारे आर्टिस्ट मैं वहीं से लेके आया था, कलामंडलम केरला से, कथकली मैंने भी किया है थोड़ा।
और उसके बाद जो है उड़ीसा से ओडिसी, कलकत्ता से भरतनाट्यम। तो हर क्षेत्र के कलाकारों को एक मौका भी देना और उनकी कला को लोगों के सामने लेकर के आना कि 1-1.5 घंटे में हम इतनी सारी कलाओं का एक समावेश जो है एक ही जगह पे देख सकते हैं। क्योंकि कोई आता है, और ये भी मेरा ये था कि कोई पर्यटक आगरा आया है, वो कितने हिंदुस्तान में कहाँ-कहाँ घूमेगा, क्यों घूमेगा इतना? तो उनको लेकिन अपना कल्चर पता होना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने फिर इसको किया। इंडियन क्लासिकल के बाद ठीक मैंने फोक को लेकर के किया। तो फोक में वो भी बहुत बढ़िया शो बन पड़ा था। उसके सारे गाने मेरे ही लिखे हुए थे और मैंने लिखे थे, और देव कोहली जी मुंबई के बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया के गाने लिखे थे। तो देव जी ने 2 गाने लिखे थे और 4 के आसपास गाने मेरे थे। तो उसमें उत्तम सिंह जी से म्यूजिक उसका करवाया था और हरिहरन थे सिंगर, और बहुत अच्छा सब, सोनू कक्कड़ वगैरह बहुत अच्छा सबने, वो बहुत बढ़िया एक प्रोडक्शन वो तैयार हुआ। तो फिर क्लासिकल के बाद मन हुआ कि अब इंडियन फोक को प्रेजेंट किया जाए, तो इंडियन फोक को भी प्रेजेंट किया। तो फॉरेनर आता है, देखता है, दूसरे देश का आदमी भी। दरअसल क्या है ओमपाल के, आप समझ सकते हैं कि जब आज नाटक करते हैं तो दर्शकों की भीड़ जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। आज भी थिएटर का ये हाल है बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह पे। और थिएटर जी। करने वाला ही थिएटर को देखने नहीं जाता है, किसी दूसरे के नाटक को देखने नहीं जाता है, या नहीं जा पाता होगा जी। किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं भी कारणों से। तो जी। ये बड़ी एक दुविधा है कि कैसे-कैसे करें, और बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि वो अभाव अवसर बना देता है फिर। तो हम निकल पड़ते हैं फिर लोगों के पास सामने। अभी जैसे इसको लेके भी मेरा, अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन मेरा फॉरेन टूर का है कि इस शो को लेकर के मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का मेरा कुछ चल रहा है अभी, तो वो भी है, होएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। एक एक मिथक है यश भाई थिएटर को लेके कि कहते हैं कि थिएटर लोगों की ज़िंदगी नहीं चलाता, थिएटर लोगों के घर नहीं चलाता। लेकिन कहीं न कहीं आपने अपने नए प्रयोगों के ज़रिए इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया है। तो आप कितने सहमत हैं कि अगर आप चाहें तो थिएटर के नए प्रयोगों के ज़रिए भी लोगों को थिएटर से जोड़ सकते हैं, रोज़ी-रोटी खुद की भी चला सकते हैं और औरों की भी चला सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि 70 लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। कितने सहमत हैं आप इससे? अब मैं दरअसल ये बताऊँ, मेरे साथ बहुत कुछ होता चला गया। मैंने इतना पैसा कमाने का इतना नहीं सोचा था कि मेरा कैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, जबकि मैं एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन मेरी फैमिली को जो है थिएटर मेरा अलाउ नहीं था। उसके लिए फिर मुझे घर ही छोड़ना पड़ा अपना, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब खुद से ही, चाहे मैं 2 रोटी खा के रहूँ पूरे दिन में, चाहे मैं खाना मिले या ना मिले, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही करना है। तो इसके लिए भी मैं आज भी जैसे हिसार में बैठा हूँ, तो हुँ। 1 साल तक भिवानी से हिसार आता रहा। यहाँ पे राजीव मनचंदा जी के साथ काम किया, डॉक्टर सतीश कश्यप के साथ काम किया, उनसे जी। सीखा। जीवन में बहुत सारे, देखिए, एक दीवार बनती है, उस दीवार में बहुत सारी ईंटों का योगदान होता है, जिन पे वो दीवार खड़ी होती है। दीवार का अपना कोई वजूद नहीं होता। इसी तरीके से ये मेरी ज़िंदगी में इतनी ईंटें, इतनी मजबूत ईंटें मुझे मिलती गई, और मैं जो है स्टैंड हूँ। मेरी नींव आज भी, बेस मेरा भिवानी है, मेरे वही गुरु हैं। लेकिन जीवन में जब हम चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, समय-समय पे सीखते जाते हैं, हमें और सीनियर्स मिलते हैं, सबसे सीखने का मौका मिलता है। मैं तो बस करता गया। अगर घर चलाने और ना चलाने की बात आपकी बहुत हद तक सही है, क्योंकि एक तो थिएटर के लिए किसी के पास बजट नहीं होता है। थिएटर के लिए किसी के पास बजट नहीं है, आपको एक प्रोड्यूसर ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बम्बई जैसे शहर में, जब मैं बम्बई में रहता था, तो वहाँ भी अब थिएटर में, नाटक में एक कोई सेलिब्रिटी को ज़रूर लिया जाता था ताकि ऑडियंस आए, ताकि ऑडियंस आए। जी, जब गुजराती सही बात। थिएटर ऐसा नहीं है, गुजराती थिएटर ऐसा नहीं है, मराठी थिएटर ऐसा नहीं है। वहाँ खूब ऑडियंस आती है, रंगकर्मी सारी ज़िंदगी रंगकर्म करता है, रंगकर्म से ही अपना घर चलाता है, और वो अपना एक जीवन यापन कर लेता है। महत्वाकांक्षाएँ जी। तो कभी भी की पूरी होती ही नहीं है, कि वो तो कितना भी मिले उतना ही कम लगता है सबको। तो अब लेकिन अपने नॉर्थ में इतना ज़्यादा नहीं है, अपने नॉर्थ में इतना ज़्यादा नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक बार एक सीएम थे हरियाणा के, तो उनसे आर्ट एंड कल्चर को लेके बात जब की गई थी, तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि हरियाणा में क्या आर्ट और कल्चर, हरियाणा का एक ही आर्ट, एक ही कल्चर, वो एग्रीकल्चर। तो जी। ये सोच पे भी निर्भर होता है
ये सोच पे भी निर्भर होता है, सरकारों पे भी बहुत सारी चीजें टिकी हैं, निर्भर है। अब इस कोविड के दौरान सबसे ज्यादा जो नुकसान मैं मानता हूँ जो हुआ है वो कलाकारों का ही हुआ है। आज तक भी कई जगह पे ऑडिटोरियम नहीं है, आज तक भी बहुत सारी जगह पे, मेरा अपना ऑडिटोरियम जहां मैं काम करता था वहां सब बंद है अभी, और 1 साल तक और बंद है वहां। तो जो है ये सरकारों को भी इस विषय में सोचना चाहिए, ताकि आपकी ये बात कि भाई आर्टिस्टों के लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए, कि किसी तरीके का एक ऐसा प्रावधान हो कि भाई जो आदमी आर्ट में है और वो बाकायदा आर्ट ही कर रहा है, तो उसके लिए कोई तो प्रोविजन होना चाहिए, कोई पेंशन योजना होती है, चाहे कुछ भी होता है, लेकिन उसके लिए एक भत्ता, एक कुछ ना कुछ होना जरूरी है। होता है, लेकिन वो सभी आर्टिस्टों को नहीं मिल पाता है, और इसकी पूरी जानकारी भी सभी आर्टिस्टों को नहीं होती। और एक कड़वा सच भी है कि कितने सारे इतने बड़े कलाकार हुए हमारी इंडस्ट्री में, कि जैसे एक हंगल साहब कितने बड़े कलाकार हुए, और हाँ, लोगों ने लोहा माना उनके अभिनय का, लेकिन उनके आखिरी दिन कितने कष्ट में गए, कितनी तकलीफों में गए। दादा साहब के बारे में कहा जाता है, भगवान दादा के बारे में, माफी चाहूंगा, भगवान दादा के बारे में कहते हैं कि जिनके डांस की जो स्टाइल था, जिनके डांस का जो स्टाइल था, अमिताभ बच्चन साहब जिनको कॉपी करते हैं उनके डांस के स्टाइल को, वो भगवान दादा एक वक्त में बड़े मशहूर और मारूफ हुआ करते थे, बड़े अमीर हुआ करते थे, लेकिन जब उनके आखिरी दिन आए, आखिरी वक्त आया, तो बहुत मुफलिसी में उनका वक्त बीता। महमूद साहब के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो ये कड़वा सच है शायद कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा का भी और रंगमंच का भी। दादा, एक विशेष सवाल मेरा आपसे, कि हर किसी की ये मंशा होती, जिस किसी ने भी इंडियन थिएटर किया, जिस किसी ने भी थिएटर किया, जिस कोई एनएसटी गया, कोई जहाँ कहीं भी एक्टिंग की ट्रेनिंग जिन्होंने ली, सबकी आखिरी मंजिल होती है मुंबई, सिनेमा करना, टीवी करना। कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? मैंने बताया ना, मेरे साथ जिंदगी में बहुत कुछ होता चला गया, मैं भी गया था। देखिए, मेरा मन था आर्ट्स पढ़ने का, मेरे सब दोस्तों ने कॉमर्स ले ली। मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं बिजनेस करूं कोई, तो वो कॉमर्स उन्होंने मुझे दिला दी, जो मुझे पढ़ना पड़ा। इसी तरीके से जब मैं ड्रामा स्कूल गया, तो मेरे साथी कलाकार, मेरे ख्याल से मेरा एक दोस्त मनीष को छोड़ करके कोई भी थिएटर में नहीं रुका। सब लोग जो है ना मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुंबई फिर फोन करते रहे, बुलाते रहे, मैं भी चला गया। मुझे ये भी नहीं जी। पता था कि मैं अभी मुंबई के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ या नहीं। मुझे जितना आता था, जितना मैं जानता था, वो सब मैं लेकर के चला गया था। मुझे सीरियल्स में थोड़े बहुत रोल भी मिलने लगे थे, लेकिन मन नाटक में रहता था। वहां बैठ करके भी नाटकों का पढ़ना, मैं मेरी एक बैग में मेरे कपड़े और दूसरे बैग में किताबें भर के लेके जाता था। आपने भी शायद देखी हो कि मेरे पास किताबें बहुत होती जी। थी, बहुत किताबें होती बहुत थी मेरी। बहुत खूब अपनी सारी, एक खूब सारी। लाइब्रेरी, हाँ, अपनी एक लाइब्रेरी मेरी तैयार हो गई थी, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो वहां पे भी पढ़ते, और बस फिर 2-3 महीने में घर आ जाना। पेरेंट्स को भी ये, वो तो चाहते ही नहीं थे, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर देते थे कि भाई ये आ ही जाए किसी तरीके से लौट करके। तो फिर मैं सोचा यार कि पता नहीं क्या, मैं वापस से फिर मेरा रुझान थिएटर का हुआ। मैं बहुत ज्यादा समय बॉम्बे में रुक नहीं पाया, रह नहीं पाया, और बड़ा मुझे अजीब सा फील होने लगा था वहां पे कि मैं अब करूं क्या। मेरा अब पढ़ना तो है, और जिस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ वो वजह मेरी यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे थिएटर करने के लिए मेरे पास ना पर्याप्त साधन थे, और ना ही कुछ और था कि मैं कर पाता। तो मैं, ठीक है कि अभी देखते हैं जिंदगी कहाँ लेके जाती है। उसी दौरान जो है ना मेरा एक जगह मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे जो है ना आगरा के लिए बोला। तो मैंने आगरा में, वो कुछ साल मैंने भिवानी में थिएटर किया, 2-3 और नाटक करवाए उधर, जी। और उसके बाद फिर मैं आगरा आ गया था। तो आगरा आने के बाद फिर लगातार 13 साल तक जो है वहाँ। तो भविष्य में फिर से कोई योजना है, फिर से मुंबई का रुख करने की कोई मुंबई स्कीम? का रुख करने की, हाँ, जिंदगी ले जाएगी, जरूर जाएंगे। चलिए एक जिंदगी बार फिर से जरूर। कॉलेज के दिनों में चलते हैं, उन्हीं यूथ फेस्टिवल की यादों को हम टटोलते हैं। आपने रामलीला की, आप कॉलेज आए, आपने यूथ फेस्टिवल किया, आपने टोबा टेक सिंह और तमाम तरह के प्ले, कॉमेडी ऑफ एरर्स चित्तला जी के साथ। और आपका प्ले मुझे याद है, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, आप फाइनल ईयर में थे, और आपका प्ले चल रहा था जलता हुआ रथ, जिसमें सोनू भाई बाबा बने थे, और आपने शायद टुंडा का कैरेक्टर किया था। और आपके एक और बहुत अच्छे मित्र नरेंद्र भाई,
वो चल जाएंगे चमड़े के सिक्के इसी बहाने ऐसा कुछ डायलॉग था। तो वो भी काम कर रहे थे जो आजकल वकालत कर रहे हैं भिवानी में। तो ये तमाम वो चीजें करते हुए, यूथ फेस्टिवल और वो सब चीजें करते हुए, आपने कब ये सोचा, कब ये प्लान बना, कौन आपके मेंटोर रहे जिन्होंने ये कहा कि नहीं ठीक है भिवानी का थिएटर हुआ, अब आपको भिवानी की गलियों से बाहर निकलना है, आपको प्रोफेशनल प्रोफेशनल थिएटर करना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है। ये मार्ग प्रशस्त किसने किया आपका? सबसे पहले तो मेरे लिए ग्रेजुएशन करती एक बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई कि मुझे ये लगने लगा कि अब तेरा फाइनल का एग्जाम हुआ, अगले दिन से तू जाकर के फैक्ट्री में बैठेगा। तो किसी को खुशी होती है, किसी के पास रोजगार नहीं होता। मेरे पास घर पे रोजगार था और मेरे को टेंशन थी कि यार मैं उधर जाके बैठूंगा। मैं कई बार चला जाता तो वहां बांसुरी बजाने लग जाता, तो मेरे बड़े भाई साहब मेरे को डांटते भी थे इस बात के लिए कि तू आता है, तू हाँ, वो एंटरटेनमेंट। बांसुरी बांसुरी की मुझे याद है, इस पे भी हम बात करेंगे। वो हीरो वाली ट्यून जो आप बजाया करते थे बांसुरी में, बहुत बस सॉलिड, दो वो भी याद आ गई। तो बस जी। दो चार धुन कभी बजा लेते थे। तो वो मेरे को डांटते थे कि तू यहाँ पे करने क्या आता है, ये करता है वो करता है। घर पे आके भी शिकायत करते थे। ग्रेजुएशन के बाद जो है, मैं और मेरे परम मित्र का आपने जिक्र किया, नरेंद्र मोहन शर्मा, तो हम बैठे थे। तो वो बोला कि मैं लॉ कर रहा हूँ, तुम भी कर लो साथ में। मैं बोला यार मेरा मन नहीं है, मैं ड्रामा स्कूल जाऊंगा। तो मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया फिर, और तैयारी शुरू कर दी। फिर हम बैठते रहे, एकदम एक पार्क है वहां, हुड्डा पार्क में हम बैठे थे। तो बोला यार अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि अपने को करना क्या है। तो हमने डिसाइड किया कि जो हमें आता क्या क्या है, हमें आता क्या क्या है, बेस्ट क्या आता है। जी। तो वो बोला मैं लोगों से बात कर लूंगा। मैं बोला यार मैं तो नाटक ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं। तो डिसाइड हो गया भी तू ये वकालत करेगा और मैं थिएटर ही करूंगा, क्योंकि मैं इसके अलावा और कुछ करता ही नहीं था और कुछ जानता ही नहीं था। देखिए आज भी मेरा कभी बिजनेस को लेकर के मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे कोई ऐसा धंधा करना चाहिए या कोई ऐसी दुकान हो या कुछ ऐसी शॉप करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, मैं कभी आज भी नहीं सोचता हूँ। तो बस फिर रंगमंच से जो लो लगी तो फिर इसी से लग गई और यही करते रहे। जी। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारे लोग जिंदगी में ये देखते हैं, सोचते हैं, जब कभी वो कोई फिल्म देखते हैं, जब कभी वो नाटक देखते हैं, जब कभी वो किसी ऐसे एक्टर से मिलते हैं, तो उनको देख के लगता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं। तो ऐसे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, ऐसे जो हमारे भावी अभिनेता अभिनेत्री हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे लड़के लड़कियां, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें और तैयारी का प्रोसेस क्या हो? देखिए मैं, मेरा जो काम है, अब जैसे यहाँ भी मैं अभिनय रंगमंच के लिए लगा लो आप, या और भी जगह पे वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मैं प्रोफेशनल्स के लिए ही वर्कशॉप्स करता हूँ नाटक की। अगर आपको ये काम करना ही है तो ये आप इस काम को करो, क्योंकि मैं तो किसी अमिताभ बच्चन को या किसी धर्मेंद्र जी को या किन्हीं को भी देख करके मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था। मुझे करना अच्छा लगता था, इसमें मुझे सुकून मिलता था। सुकून इन द सेंस कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था यार मैं कुछ तो अलग हटके कर रहा हूँ, और सामने से तालियां वालियां मिल जाती, एक दो बार अखबार में फोटो आ जाता तो अच्छा हो जाता। बाकी किसका कौन, तो एक वो थोड़ा सा अच्छा, छोटा चाहे फेम चाहे छोटा भी हो, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षा है, अब कोई किसी को देख करके, अगर मैं अमिताभ बच्चन जी को देख करके अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकता। उसके लिए मुझे उतना तप करना पड़ेगा, उतना प्रयास करना पड़ेगा, उतना रियाज करना पड़ेगा। लता मंगेशकर अगर किसी को बनना है तो लता जी का जो सुबह 4 बजे उठ के रियाज है, जो इस उम्र तक भी है, तो वैसा रियाज करना पड़ेगा और बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। जी। बड़े भाई पापड़ साहब का बेलने की बात। सपना आपने तो की जी। है। जी। यहाँ दिन रात खून जलाना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और क्या है, सही कहा, सही हाथ में जाती है बस। कहा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही जगह आपने पकड़ा। आपने पापड़ बेलने की बात की, तो हम एक बार फिर से कॉलेज कैंपस में आते हैं। जब पापड़ बेलने की बात आई, वो मेरा सवाल अभी भी अधूरा है, उसका जवाब मुझे मिला नहीं कि आप यूथ फेस्टिवल करते-करते कैसे आपका मन बना? कौन आपके मेंटर थे जिन्होंने आपको आपका मार्ग प्रशस्त किया, आपको मार्गदर्शन दिया कि भई आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो, आप इंडियन थिएटर जाइए या फिर आप कोई डिग्री डिप्लोमा कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, और वो किस तरह से आपने तैयारी की, ज़रा उस पे आप थोड़ी-सी रोशनी डालें? एक सुनील चित्कार, चित्कारा भाई साहब ने मुझे इस चीज की, एक्चुअल में चित्कारा भाई साहब को जो एटमोस्फेयर था ना, वो बिल्कुल अलग। थिएटर हमारे भिवानी शहर में और भी लोग अच्छा थिएटर करते हैं, करते थे, लेकिन करते थे, अभी नहीं है। लेकिन जो चित्कारा भाई साहब
जो एटमॉस्फेयर लेके आए थे ना थिएटर का, और वो बड़ा खुल करके संवाद करते थे इंडियन थिएटर के बारे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। तो हम तो अनभिज्ञ थे, हमने नाम उन्हीं से सुने थे, हमने नाम उन्हीं से सुने थे। तो इन ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये भाई साहब भी यहाँ से पढ़े हैं यार, वहां पढ़ करके शायद इस तरीके की ट्रेनिंग जो मिलती है ये है। अब ट्रेनिंग इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, वो मेहनत वहां जाकर के चित्कार भाई साहब ने भी खुद ही की थी। जब हम पढ़ने गए तो हमने भी खुद ही वो मेहनत की थी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिनके जरिए फिर मैं उन लोग फिर एक सोच जो दिमाग में आ गई कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर मैंने और भी लोगों को खोजना शुरू किया, क्योंकि उस दौरान में शायद चित्रा वैसे को ज्यादा समय या तो बॉम्बे की तरफ वो रहते थे या दिल्ली की तरफ रहते थे, तो भिवानी में मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे उस तरीके से थिएटर का। फिर मैंने हिसार का रुख पकड़ा। हिसार में भी जो नाम मुझे सजेस्ट किया था राजीव मनचंदा जी का, वो भी चित्रा भाई साहब ने किया था। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मनचंदा जी ने अपने उन दिनों में वो किसी से बातचीत करना भी उनको गवारा नहीं था, क्योंकि वो एक अलग तरीके की जिंदगी जी रहे थे और बड़ा गुमनामी की जिंदगी वो जी रहे थे। और उन्होंने वो सब छोड़ दिया था कि कोई मेरे पास आए बैठे मैं उसको पढ़ाऊं या सिखाऊं। और मैं लगातार 1 साल तक हिसार आता रहा ट्रेन से। सुबह आता था और रात वाली ट्रेन से जाता था भिवानी वापस। तो ये मैंने एक किस्म से तो मेरी ये ट्रेनिंग 1 साल की तो यही हो गई, मतलब और बड़ी अच्छी मैं उसको मानता हूँ कि वो मेरे बड़ा बहुत बहुत काम आई, बहुत काम आई। जी। तो एक तो मनचंदा जी हुए, दूसरे दूसरे कौन शख्स हुए और किनके साथ आपने हिसार में सीखा? डॉक्टर सतीश कश्यप, जो आजकल स्वांग करते हैं, और वो बहुत उन्होंने स्वांग पे रिसर्च की है और जीजेयू में प्रोफेसर हैं वो, और वेटरनिटी डॉक्टर भी हैं, और बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, बहुत पुराने रंगकर्मी हैं। तो हिसार के बाद कहाँ का रास्ता खुला? हिसार में आपने 1 साल तक ट्रेनिंग ली डॉक्टर कश्यप से और मनचंदा जी से, उसके बाद कहाँ का रास्ता खुला आपकी जिंदगी में, कहाँ पहुंचे? उसके बाद मेरा एनएसडी का इंटरव्यू हुआ। एनएसडी के इंटरव्यू में कुछ खामियां मुझ में रह गई, तो मेरा नहीं हो पाया। और लेकिन एनएसडी के इंटरव्यू में सुरेश शर्मा जी बैठे थे, तो उन्होंने देखा था। तो मेरे साथ ही मेरे दोस्त मनीष भी गए थे, और मनीष का फोन आया, बोला यार वो सुरेश शर्मा, वो मंडी उसने ज्वाइन कर लिया था, तो उसने सुरेश शर्मा जी से बात करी। तो सुरेश शर्मा जी बोले यार वो लड़के को इधर बुला लो मंडी में, वो तुम्हारे उधर का ही है। तो मेरा नाम याद रह गया, वो बहुत बड़ी बात। तो मनीष ने तुरंत फोन किया कि यश तुम आ जाओ यार यहाँ। तो मैं बस मेरे याद है, हम वो चौधरी बंसीलाल की कोठी के बाहर एक वो चाय की दुकान थी, वहां बैठे थे, और एक विदाली चितकारा भाई सब बैठे थे, और सुबह मुझे चंडीगढ़ निकलना था। तो मैं आशीर्वाद लेके उनसे, और मेरा दोस्त सोनू सोनू रोंजिया, हम मेरे ख्याल से भिवानी में तो हम दो ही, मैं अब भी जब भी जाता हूँ मुझे थिएटर में सोनू ही याद आता है। मेरा एक ही दोस्त बचा है जो थिएटर कर रहा है लगातार, जो मेरा समकालीन है। और हम बस तो है, और मैं निकल गया था फिर, और वहां फिर कोई छुट्टी भी नहीं होती है। तो फिर लौट के 1 साल बाद आया, और आया तो फिर एक शो डायरेक्ट किया, अंधायुग किया था उस टाइम में, अंधायुग। हाँ, और बस फिर फिर यूथ फेस्टिवल किए, फिर मुंबई निकल गया था। तो ड्रामा स्कूल का, लेकिन चाय की दुकान की बात की, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब आप चंडीगढ़ की टिकट आपके हाथ में थी, अगले दिन आपको चंडीगढ़ निकलना था, चित्कारा भाई साहब के साथ आप चाय की दुकान पे बैठे। हमारे कॉलेज के सामने एक चाय की दुकान हुआ करती थी, बड़ी फेमस। नाटक के दौरान पूरी रिहर्सल की चाय वहीं से आती थी, और सुबह या शाम का जो वक्त होता था उसे चाय की दुकान पे बीतता था। किन की थी जरा आप बताएं, आपके लिए क्विज है ये। राम नारायण। राम नारायण की चाय की दुकान, और एक सूर्या की चाय की दुकान भी थी। 2 दुकानें हुआ करती थी। 2 दुकान हुआ करती थी, इधर सूर्या की, इधर राम नारायण की। जी जी बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल फेस्टिवल में बिल्कुल। जो बहुत लंबा वक्त था वहां पे, बहुत। वो भी एक तरह का स्कूल था, एक एक्टिंग स्कूल था हमारा, जहाँ से कितने सारे बहुत लोगों से हम मिले, कितने सारे लोगों से सीखा। जी। वहां जनरेशन बैठती थी, हमसे सीनियर थिएटर आर्टिस्ट भी वहीं पे आके बैठते थे, जो उस समय में कॉलेज में थिएटर किया करते थे हम, और हमारे जूनियर भी बैठते थे आकर के। हम अब भी जाते हैं तो एक बार जरूर बैठ के आते हैं, अगर भिवानी कभी भी मौका लगे। और वो अब वो पता नहीं, उसका कोई छोटा भाई भी है, वो भी जब बहुत छोटा होता था, तो वो बाहर है एक चाय की दुकान पे, तो वो पैसे भी नहीं लेता। मेरे को बड़ा बुरा लगता है, मैं अभी भी हिसार से जब भिवानी जाऊंगा गाड़ी रोक के उसके जरूर मैं चाय पीऊंगा, लेकिन वो बस, लेकिन वो लोग पहचानते हैं अभी भी। ये बड़ी एक बाकमाल बात है। जी।
और काफी सारी चीजें बदल गई हैं। अब वो कॉलेज नहीं रहा, गवर्नमेंट कॉलेज अब बस यूनिवर्सिटी हो चुकी है, यूनिवर्सिटी हाँ, हो चुकी है। लेकिन और वो हमारे आज साथ के बहुत सारे साथी अब वहाँ पे फैकल्टी हैं, वहाँ पे सेकंड पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, तो बहुत कुछ चीजें बदल गई, बहुत कुछ चीजें बदल गई। दादा, मंडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप ये तमाम चीजें करके, तमाम ट्रेनिंग के बाद जब आप मंडी पहुंचे? मंडी का क्या एक्सपीरियंस रहा? जरा वहाँ के टीचर्स, वहाँ की ट्रेनिंग, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। वो तो इतना शानदार था कि तभी पता चला था एक्चुअल में कि ये जो पापड़ बेलने वाली बात है, कि काम करने के लिए पापड़ बेलना अलग बात है, पहले उस लायक बनना भी एक अलग बात है। क्योंकि देखिए, आर्ट ऐसा है, ये हर एक को नसीब नहीं होता है। आर्ट ऐसा है, ये हर एक को। मैं थोड़ा तबला बजाना सीख रहा था, तो मैं तबला बजा रहा था, तो मैं जी। उंगली मारूं तो आवाज ना आए तबले से, और एक छोटा सा बच्चा तबला बजा रहा था, वो मेरे बेटे की उम्र का हुआ। अब वो बजाए तो टक टक करके आवाज आए। अभी मैं सोचा कि है क्या, तो मैंने गुरुजी से पूछा, और साहब मेरे तो आवाज नहीं आ रही है, छोटा सा बच्चा है। बोले अभी तुम्हारी उंगली मजबूत नहीं है। अरे मैं बोला, मैं तो इससे इतना बड़ा, मेरी ये बच्चे की उंगली तो बहुत नाजुक है मेरे से। बोला नहीं नहीं, इसकी रियाज से उंगली मजबूत हुई है। अभी आप रियाज करोगे तब आपकी उंगली से वो आएगी टन की आवाज। तो बोले 3-3 महीने लग जाते हैं एक आवाज को उसमें निकालने में। जी। तो जो है, अब मैं तो बैठा बैठा मेज पे भी मारता रहता सारी जगह, एट लास्ट मेहनत करके वो मैं आवाज निकाल लाया उसमें से। तो ये क्या है कि किसी को भी हम कह दे कि ये 1 करोड़ रुपया है, आप ये रोल कर लो, तो हर एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं होता है। आर्ट कुछ तो कुदरती होता है, अपने अंदर कुदरतन तौर पे होता है, और फिर इसका रियाज किया जाता है। तो आर्ट जो है ये सबके बस का रोग नहीं है। और जिस चीज की हमें बड़ी कोफ्त होती थी, यार पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ गए, पढ़ना पड़ेगा, और जब ड्रामा स्कूल में चले गए तो ये वहां जाकर जब लाइब्रेरी देखी और पहली ही दिन ये कह दिया गया कि कोशिश करना कि जब ड्रामा स्कूल से पास आउट हो, जब तक ये सारी किताबें तुम पढ़ जाओ। अरे मैं बोला, इतनी किताबें पढ़ जाएंगे तो एक्टिंग कब करेंगे? हम तो वही समझते थे कि एक नाटक होए, ऐसे कोई डायरेक्टर आएगा, ऐसे नाटक कराएगा, और जी बस। ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट प्रोसेस कि गेट। और वो वहां पे जो थिएटर है वो आर्मी की तरह थिएटर है। गेट अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock, 4:30 बजे आपको असेंबली में आना है, 4:45 बजे आप लोग जॉगिंग पे निकल जाओगे, 5 किलोमीटर डेली जॉगिंग करके आप वापस आओगे। आते ही आपको जो है, जो योगा क्लास जाना है, वो सॉरी मार्शल आर्ट करना है, ताइक्वांडो करना है, उसके बाद छाऊ डांस करना है, उसके बाद योगा करना है, उसके बाद 1 घंटे में आप नहा धो करके नाश्ता करके एक्टिंग क्लास है उसमें पहुंचना है। और उसका भरोसा नहीं होता है लंच होएगा कि नहीं होएगा। कई अब आलोक चटर्जी, आलोक दादा जैसे डायरेक्टर आ जाते थे या और थे, तो वो एक बार बताने लग गए, वो लंच गया तो गया, वो शाम की चाय बची है वो भी किसी तरह मिल जाए, तो हम देखते थे कि दादा चाय पी लें, आज लंच भी नहीं किया। हाँ हाँ, पियो पियो। तो सोचते कि यार लंच भी बोल देते तो क्या पता खाने को बोल ही देते। तो एनजी रोशन एक बढ़िया डिजाइनर हैं, और मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। वो पहले ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, एक चाइनीज मूवी संसारा के लिए उन्होंने काम किया था। तो वो तो ऐसे थे कि रात दिन ही काम कराते थे, और खुद भी हमारे साथ ही रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं उठते थे। तो उसमें तो 2-2 दिन नहाने पे भी पाबंदी हो जाती थी। वैसे तो खैर वहां पे सर्दियां होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो ट्रेनिंग सेशन जो था वो बड़ा मजबूत है। मैंने बोला ना कि आर्मी की तरह एक थिएटर होता है वहां पे, हम उसको आर्मी थिएटर भी बोल सकते हैं एक तरीके से। जी। तो जी। सजाएं भी बहुत थी। अगर आप एक भी क्लास में अगर नहीं मौजूद हैं, खास तौर से सुबह अगर आप योगा में नहीं आए, या छाऊ में नहीं आए, या आप जो है मार्शल आर्ट आपने नहीं किया, या आप जॉगिंग पे नहीं आए, तो आप टॉयलेट साफ करें जाकर के, आपका नाश्ता भी बंद है। तो कोई आदमी ये सब करना नहीं चाहता है। हाँ, और वो पनिशमेंट अगर आप नहीं कर पाते हो, ये सब ये थिएटर का एक अंग है, एक हिस्सा है, जहां आप रहते हो उसकी साफ सफाई भी आपको रखनी चाहिए। तो आप जा सकते हैं यहाँ से, बड़े स्ट्रिक्ट रूल थे। तो जी। था कि सुबह जल्दी उठ के दौड़ लें तो क्या हर्ज है, नाश्ता भी मिलेगा। सही बात है। सही बात है। सही बात है। और इसकी एक बानगी जब आप वापस लौट के कॉलेज में आए तो वहां भी देखने को मिली। जब वापस आने के बाद जो लोग आपके साथ नाटक कर रहे थे तो उनके बड़े पसीने निकाले हमने हमने देखा था, भरे कॉलेज में से कैसे वो दौड़ते थे बीचों बीच, वो भी हमने दृश्य देखे। वो जी। वो एक्चुअल वो मूवमेंट बड़ा बेस्ड इंटरेस्टिंग रहा कुछ मंडी का। जो था, वो मूवमेंट बेस्ड मैंने उसको करवाया था पूरा। तो बॉडी सबकी रिज्ड थी, ऐसा तो जिस तरीके का स्टाइल मैं उसमें देना चाह रहा था तो वो आ नहीं पा रहा था।
तो इसलिए बड़ी मशक्कत हुई थी उसमें। और सुभान अल्लाह मेरी टीम भी बड़ी मजबूत थी, जिनमें से एक ही लड़का था उसने नाटक किया था, बाकी लोगों ने नाटक नहीं किया था। कौन कौन था वो लड़का, कौन था? नाना, नाना धर्मवीर पंवार। हाँ हाँ हाँ, नाना। इसने बिल्कुल, नाटक हमारा था एक उससे, बड़ा अच्छा साथी। उसने एडिपस किया था बस, बाकी उस टीम में किसी ने नाटक नहीं किया था। वो सब माइंड के हाँ लड़के थे। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उसके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर से वो पुराना नाटक निकालना और अश्वत्थामा को डालना बड़ा कठिन सा हो गया था। तो बहुत मेहनत करते थे जी, उस टाइम में, बहुत मेहनत जी, करते थे। खैर, गवर्नमेंट कॉलेज के टीम जो है हमेशा मेहनती रही है। भिवानी के रंगकर्मी जो है, कॉलेज टाइम तक देखिए सब मेहनत तो करते हैं, एक जज्बा होता है, फिर कोई इसको अपना पेशा बनाए या ना बनाए उसकी मर्जी है। कोई इसमें आगे बढ़े या ना बढ़े, उसकी मर्जी है। चलिए। ये थिएटर का एक्टर जो है, ये पोएट कब बना, आपको पता चला? क्योंकि हमें तो बहुत बाद में पता चला, जब हमने आपकी बहुत सारी पोएट्री और बहुत सारी कविताएं फेसबुक के जरिए देखी, और राहत इंदौरी साहब के साथ एक फोटो जब मैंने सोशल मीडिया पे आपका देखा, तो ये एक्टर कब पोएट में कन्वर्ट हुआ, इसके बारे में जरा बताएं। कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने अंदर ही हम रखते हैं और किसी से भी नहीं कह सकते। ना किसी दोस्त से, ना किसी रिश्तेदार से, इवन कि अपनी अर्धांगिनी तक से भी नहीं कह सकते। क्योंकि अ, कुछ एटमॉस्फेयर जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो उसकी जो वो क्या विडंबना है वो अंदर रहती है। तो कुछ ना कहते बनता है ना करते बनता है। अभी कई बार कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे सामने कुछ हो रहा होता है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और उस एटमॉस्फेयर को तो उसको क्या वो सिर्फ कागज पे निकाल लेते हैं। फिर वो थोड़ा थोड़ा सा कागज पे, तो कागज पे लिखना बहुत बाद में शुरू किया। पहले ऐसे बैठ जाते थे महफिल में, कहीं कुछ अच्छे पोएट बैठ गए आ गए, तो इंस्टेंट जो है कुछ कह दिया करते, कुछ बना दिया करते। तो फिर जो है एक दोस्त ने कहा कि अपनी बुक निकाल ले। मैं बोला ना ना, मेरा बुक बुक निकालने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो बोला अपनी चीजों को कम से कम किताबों में लिख लिया करो तुम, डायरी में। हाँ, मैं ये हो सकता है कि इसको अब लिखना शुरू करें थोड़ा सा। फिर ऐसा धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ। फिर जो है एक यहाँ मुशायरा हुआ था हिसार में। देखिए, हिसार से मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट जुड़ा है। मैं जब जब हिसार आता हूँ, मैं कुछ कुछ अलग करके जाता हूँ। हम्म, इस बार भी मैं, मेरे नाटक की शुरुआत मैंने हिसार से ही की है। तो ये मैं मानता भी हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास देखिए मेरा अपना घर नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्पेस है। आज भी मेरे साथ के जो पुराने रंगकर्मी दोस्त थे, उनको पता है तो वो मिलने आते हैं, चाहे कोई किसी बिजनेस में लग गया हो। अभी कल परसों में मैं एक यहाँ स्टूडियो मेरे एक फ्रेंड ने खोला है, ख्वाब स्टूडियो। तो वो वहां था, पूरी रात मैं पूरा दिन पूरी रात वहां बिताया। वहां शूट बड़ा अच्छे लेवल पे हो रहा है, वो देखा तो मन को बड़ी खुशी हुई। तो चलो भाई, इसने दूसरे तरीके से इस लाइन में इसको इस्तेमाल किया है ना। तो वो सब लोग भी मिलने आते हैं। तो अब वो हुआ यूं कि यहाँ मुशायरा होना था, और उसमें एक यंग जनरेशन और एक वो, तो यंग में से फिर मेरे को इन्होंने मनोनीत कर लिया। बोले कि कोई दूसरा क्या, यश आप बोलो। मैं बोला ठीक है। तो वो मुशायरा हुआ एक। उसके बाद फिर अभी लास्ट टू लास्ट ईयर, ये तो कोविड का गया एक साल, इससे पहले 19 में जो है वो पीयूष मिश्रा के साथ हुआ यहीं हिसार में ही। और छोटे मोटे मुशायरे कभी मन हुआ, वहां किसी ने बुला लिया तो चले जाते हैं, कर लेते हैं। जी। जब आपने पहली बार राहत इंदौरी साहब के साथ पढ़ा, जब उनकी मौजूदगी में पढ़ा, तो वो लम्हा कैसा था? क्या, अरे, किस तरह के मोमेंट फील किया? वो होता है ना, किसी को छप्पर फाड़ के मिल जाता है हम्म। पहली बार में। तो वो मेरी पहली बार में ही ऐसा था। और अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं उनके एक बड़े कलाकार के साथ मंच साझा करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो उनके पाँव की धूल बराबर भी नहीं है। लेकिन मुझे याद है उस समय स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे, और शो में राहत जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया था। वो वो बस हो जाता है कभी, जब पर सरस्वती आ गई तो, और वो हो गया तो हो गया बस। होता है कुछ। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और मेरी किस्मत थी ये भी कि मैं उनके साथ कर पाया। अब मैं चाह कर, और मेरे फेवरेट शायर हैं वो। किसके नहीं, हिंदुस्तान में बहुत फेमस थे, बहुत फेमस शायर थे, और जितने फेमस थे उतने उम्दा इंसान भी थे। बोल्ड बोल देते जी। थे, साफ साफ कह देते थे, और इतनी उम्र के बाद भी जवां दिल थे वो। और बड़े ताकत से अपनी बात को पेश करते थे, और बड़े ज़हीन, और मतलब बहुत मैं बोलूँ कि उनके सामने, मतलब हम तो वही है ना, सूरज के सामने दिया।
वो लम्हा तो बहुत अच्छा जिस रचना के लिए या जिस प्रतिभा के लिए जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, उसकी जरा सी बानगी हमें यहाँ मिलेगी, थोड़ा सा मेरे कुछ। एक्चुअल में मेरे कुछ याद नहीं है, लेकिन राहत साहब को जो पर्सनली पसंद आई थी, एक्चुअल में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी जाती हैं और मैं उर्दू में लिखता हूँ, तो वो आम जनता के थोड़ा सा समझ से थोड़ा सा परे हो जाती है कई बार, लेकिन एक बड़ी कॉमन सी थी जो उनको बड़ी पसंद आई थी कि एक चलन जमाने में ऐसा भी चलाया जाए, शाख से बिछड़े परिंदों को मिलाया जाए, जहां रहकर उड़ने का हुनर सीखा था, जहां रहकर उड़ने का हुनर सीखा था, उन घरौंदों में उन्हें फिर से लाया जाए। क्या बात है। ऊंची ऊंची उड़ान ही मकसद खास है जिनका, ऊंची उड़ान ही मकसद खास है जिनका, उन्हें जमी का रास्ता भी दिखाया जाए, और चोंच से चुग्गा पाकर जो पेट से आसूदा थे, उन्हें एहसास परवरिश भी कराया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल, बहुत शानदार, हाँ, शानदार। तो ये तो पसंद आई थी। इसमें पक्षियों के माध्यम से जो है हमने अपनी यंग जनरेशन जो है, जो चले जाते हैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके एक टहनी पे, जहाँ घरौंदे का इस्तेमाल घोंसले का नहीं किया है, घरौंदे का इस्तेमाल किया है, तो वो पक्षियों के माध्यम से जो है जब वो चले जाते हैं, लेकिन उनको जब बूढ़े माँ बाप को जब जरूरत होती है, तो औलाद का क्या है, तो उनको बड़ी पसंद आई थी कि क्या उनको औलाद को क्या है एहसास होना चाहिए उस समय। जी, 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 जी। दादा, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे आ रहा है। बहुत सारा रंग कर्म आपने किया, रंगमंच से जुड़े रहे, तो कुछ शुभकामनाएं आपके श्रीमुख से। 27 मार्च को सभी रंगकर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रंग कर्म करते रहें, रंग कर्म में प्रयोग करते रहें। रंग कर्म जीवन को नई दिशा देता है, सोच को एक नया आयाम देता है, और सोच बदलेगी तो ही कुछ बदलेगा, परिवेश बदलेगा, सब बदलेगा। तो रंगमंच से जुड़े रहें, और जो रंगमंच नहीं भी कर रहे हैं वो भी रंगमंच से जुड़े रहें। कर नहीं रहे तो देखने जरूर जाएं। आप देखने जाएंगे तो मंच पर जो कलाकार है, जो इतनी मेहनत करता है, महीने 2 महीने रिहर्सल करता है, अपना उसमें वक्त लगाता है, अपनी एनर्जी लगाता है उसमें, उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, उसको बहुत सुकून मिलेगा अगर आप उसको देखें। तो सबको 27 मार्च की वर्ल्ड थिएटर डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो इंटरव्यू है ये टेलीकास्ट होगा हमारे किरदार बोलते हैं चैनल पर, तो किरदार बोलते हैं को भी आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है, 2 शब्द किरदार बोलते हैं के लिए। बिल्कुल, किरदार बोलते हैं आपका जो चैनल है, ये इस तरीके से अगर साक्षात्कार करवाता है अलग अलग लोगों का, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी इस चैनल के जरिए जो है, आप जिन और लोगों से साक्षात्कार आप जिनका लेंगे, जिनसे जुड़ेंगे, हम भी उनको देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नई चीजें जानेंगे, नई चीजें हमें भी उससे मिलेंगी। तो आप ये प्रयास जो कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आज आपने बातचीत की। ऐसे समय भी नहीं मिल पाता है कभी, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके चैनल के जरिए अगर और लोग भी जिनके नाम आए हैं कम से कम उनसे भी एक आज याद आई उनकी सबकी ना, क्योंकि जिंदगी बहुत व्यस्त रहती है। अब भी ये चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी हैं, और वही है कि लेखन चल रहा है। तो तो आज आपने बहुत कुछ याद दिला दिया, बहुत पुराने दिनों की याद दिलाई। आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, थैंक यू।